न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 222 खबरें सिर्फ 22 मिनट में। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अपने 64वें जन्मदिन पर मोदी गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। मोदी ने पांव छूकर मां का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी की मां हीराबा ने मोदी के लिए खास लड्डू बनाए थे। मां ने अपने हाथों से मोदी को लड्डू खिलाया। पीएम मोदी ने मां के साथ करीब 2 मिनट तक बातचीत भी की। मां ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मोदी की मां ने मोदी को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 5,000 रुपए दिए। मां से बातचीत के बाद मोदी मां के साथ घर के अंदर गए और अपने भाई के परिवार से भी मिले। भाई के परिवार से मिलकर मोदी मां का हाथ पकड़कर घर के बाहर आए। कुछ देर बाद मां के साथ वक्त बिताने के बाद मोदी ने एक बार फिर से मां के पांव छुए और उनसे विदाई ली। जम्मू कश्मीर में तबाही के मद्देनजर मोदी पहले ही अपना जन्मदिन का जश्न मनाने से इंकार कर चुके हैं। मोदी अब महात्मा मंदिर में होने वाले एक स्वरोजगार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान मोदी बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए कर्ज बांटेंगे। महात्मा मंदिर में राज्य सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां पेश की जाएंगी। आज अपने जन्मदिन के दिन मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा है। जिनपिंग दोपहर करीब 3 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति की अगुवाई करेंगे। एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद होटल हयात में दोनों की मुलाकात होगी। बैठक में चीन के 100 और भारत के 80 बिजनेस टाइकून्स हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत और चीन के बीच ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। चीन को गुजरात वाइब्रेंट समिट में शिरकत करने के मसले पर भी सहमति बन सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद की महानगर पालिका और चीन के गुआंझाओ शहर के प्रशासन के बीच सिस्टर सिटी की तर्ज पर कोई समझौता भी हो सकता है। खबर है कि चीनी राष्ट्रपति अगले 5 साल में हिंदुस्तान में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी कर सकते हैं। जिनपिंग वडोदरा के निकट औद्योगिक पार्क स्थापित करने और गुजरात से जुड़े 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। शाम 5 बजे चीनी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, जहां मोदी उनका स्वागत करेंगे। चीन के राष्ट्रपति बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। चीन के राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अहमदाबाद में जगह जगह चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के पोस्टर लगे हैं। इसके बाद शाम 5:30 बजे शी जिनपिंग और मोदी साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा करेंगे। रिवर फ्रंट पर ही उन्हें गुजरात सीएम की ओर से रात्रि भोज दिया गया है। साबरमती नदी के किनारे दोनों नेता करीब 1 किलोमीटर तक टहलते हुए बातचीत करेंगे। रात्रि भोज में जिनपिंग को 100 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे। मेहमानों की संख्या तकरीबन 250 होगी, लेकिन रात्रि भोज में कोई चाइनीज डिनर नहीं होगा। जिनपिंग को ढोकला, बाजरे की रोटी के साथ मसाला खिचड़ी खिलाई जाएगी। इसके अलावा भाकरी, रोटला, हांडवा, नीलवानी कचौड़ी भी परोसी जाएगी। इसके अलावा लहसुन आलू की सब्जी, सेब टमाटर की सब्जी, दाल चावल, कढ़ी, पुलाव परोसे जाएंगे। शाम करीब 7:30 बजे चीनी राष्ट्रपति को दिल्ली रवाना करने के बाद मोदी खुद भी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच कई समझौतों पर बातचीत होगी। दोनों के बीच हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन को लेकर समझौता हो सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ, तिब्बत मामला और स्टेपल वीजा देने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कल मोदी ने चीनी मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने से भारत चीन संबंध और मजबूत होंगे। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के एक दूसरे की चिंताओं, राष्ट्रीय हितों और अपेक्षाओं के प्रति और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सीमा विवाद पर बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें सामने आई थी। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सीमा विवाद से दोनों देशों के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। जिनपिंग 17 से 19 सितंबर तक भारत में ही रहेंगे। जिनपिंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। उनकी निष्ठा की बदौलत केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मोदी ने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, लेकिन उनका दिल गुजरात में है।
कल जब मोदी अहमदाबाद पहुंचे तो एक कार्यक्रम में उनका शानदार स्वागत हुआ। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम आनंदीबेन पटेल मौजूद थी। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में सीएम का पद संभालने का अनुभव दिल्ली में काम आया। दिल्ली में महिला जिम्नास्ट ने अपने साथी और कोच पर छेड़खानी का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों आरोपी एशियाड गेम्स में हिस्सा लेने देश से बाहर गए हुए हैं। दिल्ली में तिलक मार्ग इलाके में 22 साल के युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। मृतक चेतन 15 सितंबर से लापता था। चेतन की लाश तिलक ब्रिज के पास मिली। चेतन फायर सर्विसेज में नौकरी करता था। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 9वीं के एक छात्र की गला काटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। छात्र की लाश स्कूल के पास झाड़ियों में मिली। छात्र संगम विहार इलाके का रहने वाला है। दिल्ली में रोडवेज की एक घटना में घायल एक बुजुर्ग की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। 2 सितंबर को सरता विहार इलाके में साइड न देने को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा था। इस बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये महिला 4 दिन से लापता थी। आरोप है कि महिला के पड़ोस के एक युवक ने उसके साथ रेप की कोशिश की और विरोध पर हत्या कर दी। आगरा के बरहन में एक 25 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर से बाजार वो निकला था, लेकिन बाद में लोगों ने खेत में उसकी लाश देखी। लखनऊ के नाका इलाके में एक शख्स ने होटल के कमरे में अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बबलू नाम के शख्स ने अपनी पत्नी सीमा का कत्ल अपने 4 साल के मासूम बेटे के सामने किया और फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बच्चे को अपने पास रख लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैली। लड़की की उम्र लगभग 22 साल है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने मौत को गले लगा लिया। कृष्ण तिवारी नाम के लड़के की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। लाश के पास सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। लेकिन इस मामले में दिल्ली और यूपी पुलिस 5 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 में भरत विहार कॉलोनी में एक महिला ने अपनी 5 महीने की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। असम की राजधानी गुवाहाटी के रंगिया इलाके में पेड़ से लटकती एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि रेप के बाद महिला की हत्या कर इसकी लाश को पेड़ से टांगा गया होगा। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक बाप पर अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है। आरोप है कि उसने शराब के नशे में बेटी को हवस का शिकार बनाया। उत्तराखंड के कोटद्वार में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात 7 महीने पुरानी है। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली के कंझावाला थाना क्षेत्र के मीर विहार इलाके में एक निजी स्कूल की बस ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। बस के नीचे आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ भी की। बिहार के मधुबनी में एक रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की छत टूटकर गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। राजस्थान के बारां में कुपोषण से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पठारी गांव का है, जहां रूप सिंह नाम के 2.5 साल के बच्चे की मौत कुपोषण से हुई। जिले में लगातार कुपोषण से बच्चों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आपको बता दें कि बारां में करीब 600 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन अभी तक सही इलाज नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र के वसई में पुलिस के एक अफसर ने बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे एक युवक को बीच सड़क जमकर पीटा। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने हंगामे की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुंबई दौरे पर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात की संभावना है। सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना से तनातनी के बीच अमित शाह का दौरा अहम माना जा रहा है। अमित शाह आज से अपना 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। गठबंधन पर आज मुंबई में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में गठबंधन पर आखिरी फैसला होगा।
अमित शाह कल कोल्हापुर और चौड़ी में पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे। 19 सितंबर को शाह अमरावती और गोंदिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। उधर बीजेपी ने पार्टी नेताओं को गठबंधन पर कुछ भी न बोलने का फरमान जारी कर दिया है। सिर्फ चुनावी प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ही बयान देंगे। इससे पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े के घर अहम बैठक भी हुई, जिसमें राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे। बैठक में शिवसेना से गठबंधन पर जारी तनातनी पर चर्चा हुई। बैठक की अहम बातें अमित शाह के सामने रखी जाएंगी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का पेच फंसता जा रहा है। आज शिवसेना ने जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई है। इससे पहले कल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा, बीजेपी शिवसेना को साथ साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उपचुनाव के नतीजों को लेकर अठावले ने कहा, नतीजों से साफ है, अलग अलग लड़े तो जीत नहीं पाएंगे चुनाव। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करके एक बार फिर से साफ किया कि वो नहीं चाहते कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटे। उद्धव ने ट्वीट में साफ लिखा कि वो चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, लेकिन 135 सीटों की मांग पर बीजेपी अड़े नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि सीटों को लेकर बीजेपी बेवजह खींचतान न करे। सामना में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हवाले से साफ साफ लिखा गया कि बीजेपी को 135 सीटें देना असंभव है। उधर सीटों को लेकर कांग्रेस में भी खींचतान जारी है। कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने 174 सीटों को लेकर चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे। कोल्हापुर में चुनावी बिगुल फूंक रहे शरद पवार की रैली में उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब उनके बीच भाषण से लोग उठकर जाने लगे। दरअसल कोल्हापुर के गांधी मैदान में एनसीपी की ओर से बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। खुद शरद पवार इस रैली में मौजूद थे। जैसे ही शरद पवार ने रैली को संबोधित करना शुरू किया, लोग मैदान छोड़कर जाने लगे। एनसीपी ने बड़े इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन शरद पवार का भाषण छोड़कर लोगों का जाना सवाल खड़े कर दिया। हालांकि शरद पवार बोलते रहे और लोकसभा चुनाव के नतीजों को भूलकर कार्यकर्ताओं से पूरे जोश के साथ चुनाव में लग जाने को कहते रहे। भाषण के दौरान शरद पवार ने शिवसेना पर अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से अलग विदर्भ राज्य को समर्थन देने के मुद्दे पर शरद पवार ने पूछा कि क्या शिवसेना भी बीजेपी का साथ देगी। गठबंधन को लेकर बीजेपी शिवसेना में चल रही खींचतान पर भी शरद पवार ने चुटकी ली। कहा, सामना में तलाक जैसी खबरें छपी हैं तो पति कौन है और पत्नी कौन। एक बार फिर से उपचुनाव में मोदी का मैजिक नहीं चला। यूपी से लेकर मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी को करारा झटका लगा। यूपी के जिन 11 सीटों में बीजेपी गठबंधन का कब्जा था, वहां बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा उस पर बरकरार है। उनके भाई के पोते तेज प्रताप ने जीत हासिल की। बल्हा से बंसीधर बौद्ध, बिजनौर से रुचि वीरा, निघासन से कृष्ण गोपाल पटेल और हमीरपुर सीट से शिवचरण प्रजापति को जीत मिली। बीजेपी ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीट नोएडा और लखनऊ पूर्वी की सीट पर जीत दर्ज की। यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी की कमान महासचिव वरुण गांधी को सौंपने की मांग की। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता का आभार जताया। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी मैजिक और सांप्रदायिक ताकतों को जनता ने करारा जवाब दिया है। यूपी में बीजेपी के प्रचार की अगुवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जहां गए वहां पार्टी जीती है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने सरकार पर चुटकी ली। कहा कि शायद ये पहली सरकार है जिसके 100 दिनों के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शुरू हो गया। हार के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी के मैजिक खत्म होने की बातों को खारिज किया। उपचुनाव में हार पर उमा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया। कहा, हार स्थानीय नेताओं की वजह से हुई, मोदी के चलते नहीं। बड़ोदरा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रंजना बेन ने जीत हासिल की। कांग्रेस के नरेंद्र रावत को 3,29,000 से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने शिकस्त दी। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी खासी चपत लगा दी। कुल 9 सीटों में से बीजेपी 6 पर ही जीत पाई। बाकी 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। गुजरात में जिन 6 सीटों पर बीजेपी जीती उनमें मणिनगर, मातर और लीमखेड़ा भी है। गुजरात में बीजेपी को झटका देने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो खुश हो गया। राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी।
राजस्थान की 4 में से सिर्फ कोटा दक्षिण सीट पर ही बीजेपी परचम लहरा पाई। यहां से संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की। बीजेपी की हार पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि समाज को तोड़ने और गरीबों को पीछे धकेलने की राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला। असम में सिलचर सीट बीजेपी उम्मीदवार दिलीप पाल ने जीती, जबकि लखीमपुर सीट कांग्रेस के राजदीप ने जीती। आंध्र प्रदेश की एकमात्र नंदीगामा सीट पर टीडीपी उम्मीदवार टी सौम्या ने जीत हासिल की। त्रिपुरा में सीपीएम उम्मीदवार प्रभात चौधरी जीते। तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट पर टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की। दिल्ली में नई सरकार बनाने को लेकर केंद्र सरकार कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। सूत्रों से खबर है कि राष्ट्रपति को भेजी गई उपराज्यपाल की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। खबर है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में कोई कानूनी राय भी नहीं ली है। सरकार को 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगी रोक के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि ई रिक्शा पर दिल्ली में प्रतिबंध सरकार की निष्क्रियता के चलते लगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर जल्द ई रिक्शा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। दिल्ली की मादीपुर से आम आदमी पार्टी विधायक गिरीश सोनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता चक्कर सिंह ने सोनी पर 50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। डीयू की छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि एबीवीपी की कैंडिडेट ने मॉडल के पोस्टर का इस्तेमाल किया। डूसू के सेक्रेटरी का चुनाव जीतने वाली एबीवीपी कैंडिडेट कनिका शेखावत के चुनावी पोस्टर्स पर मॉडल नौहीद की फोटो लगी है। अब कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई मांग कर रहा है कि एबीवीपी अपनी गलती स्वीकार करे। वहीं कनिका शेखावत इसे विरोधियों की साजिश बता रही हैं। उधर कनिका शेखावत के पोस्टर देखकर उन्हें वोट देने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मॉडल नौहीद का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में वो कैसे रिएक्ट करें। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने एक और विवादित बयान दे दिया। हेमा मालिनी ने कहा कि यहाँ की विधवा महिलाओं को भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। स्टेशन पर पसरी गंदगी को देखकर हेमा मालिनी भड़क भी उठी। रेलवे घूसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फिर से समन जारी किया है। बंसल को कोर्ट ने 22 सितंबर को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा। रेलवे घूसकांड में बंसल का भांजा मुख्य आरोपी है, जिस पर रेलवे में बड़े पदों पर पोस्टिंग के लिए करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप है। मोदी सरकार खुर्शीद के एनजीओ की सीबीआई जांच करवा सकती है। थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार विकलांगों के नाम पर फंड का दुरुपयोग करने वाले एनजीओ की सीबीआई जांच पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये खुलासा हुआ था कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के एनजीओ में फंड का गलत इस्तेमाल हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 ट्रेनी जजों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर एक लड़की से बदतमीजी का आरोप है। हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई मामले की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद की। मंदिरों से साईं मूर्ति हटाने के विरोध में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका मुंबई साई ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद में साईं की मूर्तियां हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। शंकराचार्य स्वरूप साईं मूर्ति हटाने की मांग की थी। रांची में एक महिला ने घर में शौचालय न होने के चलते ससुराल छोड़ देने की धमकी दी है। कर्मी ने अपने पति को 2 टूक कह दिया कि घर में अगर शौचालय नहीं होगा तो वो ससुराल छोड़ देगी। कर्मी ने अपने घर में शौचालय बनाए जाने के लिए बीडीओ को एक पत्र भी लिखा है। मुंबई से सटे विरार में गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों की मौत का राज गहराता जा रहा है। दरअसल 27 अगस्त को विरार के वागड़ इंटरनेशनल स्कूल के पीछे सूख नदी में 3 बच्चों का शव मिला था। आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चों की मौत डूबने से हुई। बच्चों के माता पिता बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वो सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऑटो वालों के लिए खुशखबरी है। अब ऑटो वालों को बिना मर्जी के सवारी नहीं ले जानी पड़ेगी। भारतीय मजदूर संघ ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक ट्रायल रन आज से शुरू किया है। इस ट्रायल रन के मुताबिक अब ऑटो वालों को जहां जाना होगा वहां का बोर्ड उनके ऑटो पर लगा होगा। अगर ऑटो ड्राइवर को कहीं नहीं जाना तो ऑटो पर ऑफ का बोर्ड लगा रहेगा। मेरठ में 5 साल का एक बच्चा अपनी लंबाई को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।
करण को अपनी उम्र में सबसे लंबा होने की उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। भारत सरकार ने नक्सली नेता मुप्पला राव उर्फ गणपति पर 2.5 करोड़ का इनाम घोषित किया है। भारत में किसी आतंकी या अपराधी के लिए घोषित किए अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। दाऊद इब्राहिम पर भी केवल 25 लाख का इनाम है। हॉलिडे प्लान कर रहे लोगों के लिए स्पाइस जेट का ऑफर है। महज 699 रुपए में हवाई सफर कर सकते हैं। इस ऑफर के तहत 18 सितंबर तक टिकटों की बुकिंग कराई जा सकती है, जबकि यात्रा 16 जनवरी 2015 से 24 अक्टूबर 2015 के बीच है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने आईएसआईएस पर हमले के ऐलान के बाद अमेरिका ने इराक में आईएसआईएस के आतंकियों पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका सेना ने बयान जारी करके कहा है कि इराक में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर हवाई हमले पर उन्हें खत्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने अमेरिकी दूतावास के पास नाटो सैनिकों को निशाना बनाकर कार ब्लास्ट किया। तालिबान के इस आतंकी हमले में 3 विदेशी जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हो गए। चीन में रोड एक्सीडेंट की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई। चैंपियंस लीग में आज से असल मुकाबलों की शुरुआत हो रही है। दोनों ही टीम्स के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। कोलकाता की टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी, तो चेन्नई की टीम भी अच्छे फॉर्म में चल रही है। शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है। वो साल 2016 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप तक टीम के कप्तान रहेंगे। अब तक ये जिम्मेदारी मोहम्मद हफीज संभाल रहे हैं। लंबे समय के बाद एशियन गेम्स में खेलने का मौका हासिल करने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का खराब प्रदर्शन जारी है। एशियन गेम्स के पहले ही मैच में भारत को यूएई ने 5-0 से परास्त कर दिया। इस हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम का अगले राउंड में पहुंचना मुश्किल हो गया है।